Okay, so we will discuss about electric field today. So first of all, what is electric field? जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले मॉड्यूल में बताया था कि electric field is the force experienced by the unit positive test charge placed at a point without disturbing the position of the source charge. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी कि बहुत ही छोटा एक कोई टेस्ट चार्ज होता है जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटा, मतलब जिसका एक तरह से मासलेस समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो फोर्स उस यूनिट टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो एक्सपीरियंस होगा एक कोई पॉइंट पे वो रखा है, ठीक है, और किसी एक सोर्स चार्ज की वजह से होगा। सोर्स चार्ज यानी कि कोई एक बड़ा चार्ज होगा जिसकी वजह से उसको वहां पे एक फोर्स महसूस हो रहा है और वो किसी एक आर डिस्टेंस पे रखा हो विदाउट डिस्टर्बिंग दिस सोर्स चार्ज। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि चार्ज वहां पे रुका हुआ है, तो रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सोर्स चार्ज है इसकी वजह से जो इस टेस्ट चार्ज को एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि क्यू बहुत छोटा होता है तो उसको लिमिट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड अगर इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स आपका इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं और फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई के फॉर्म में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें फोर्स पता है और चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है तो हम निकाल सकते हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की। तो यूनिट की अगर हम बात करें कि यूनिट इज आपका ये फोर्स अपॉन चार्ज है, तो यूनिट के लिए फोर्स अपॉन चार्ज आएगा। इसके हम डायमेंशंस लिखेंगे। डायमेंशन हमारा फोर्स का होता है mlt -2 और चार्ज का हमारा डायमेंशन होता है a into t। a स्टैंड्स फॉर एम्पियर यानी कि करंट के लिए जो हम डायमेंशन का यूज करते हैं, और टाइम यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमने इसको निकाला है q इज इक्वल टू it, ठीक है। q इज इक्वल टू it होता है यानी कि q चार्ज है, यहाँ पे i आपका करंट है और यहाँ पे t आपका टाइम। तो यहाँ से हमने निकाला कि at इसका डायमेंशन होता है। ओवरऑल जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे एक कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो वी हैव अ न्यूमेरिकल विद अस। इट इज सेइंग दैट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 to power -3 kg एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.33 to 10 to power -19 कूलम। तो जब भी बात यहाँ पे सपोर्ट किया है और ऐसा न्यूमेरिकल हो तो समझ जाइए कि बैलेंस करने की बात कर रहे हैं, यानी कि फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर वाटर ड्रॉपलेट का मास है तो उस पर वेट का फोर्स तो एक्ट कर ही रहा होगा। वेट क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है जो कि नीचे की तरफ लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट हमारा लग रहा होगा और क्योंकि इस पे चार्ज है तो इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बैलेंस कर रहा होगा किसको, वेट ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट। तो यहाँ पे सपोर्ट की बात कर रहा है यानी कि बैलेंस की बात कर रहा है, तो ठीक है। बैलेंस कौन करेगा, फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू वेट ऑफ अ वाटर ड्रॉप, ठीक है। यानी कि वेट ऑफ अ वाटर ड्रॉप के बराबर क्या होगा, जो भी उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो चलो हम देखते हैं। अच्छा, फोर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई लिख सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू वेट। वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास इंटू जी। अच्छा, यहाँ पे क्या जैसे वैल्यू तो दी नहीं है तो आप जी की वैल्यू 9.8 लिख सकते हो। जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद ही होगी सबको, इसको ले सकते हैं हम 10 भी ले सकते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, बट हम 9.8 ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्यू, अच्छा क्यू हमें पता है क्या है, हमें ई डालना है, ठीक है। ई के टर्म्स में लिखो पूरे फॉर्मूले को। ई इज इक्वल टू ये आपका ऊपर मास की वैल्यू 10 to power -3 kg, ओके। नाउ इनटू, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन ये आपका क्यू चार्ज यहाँ पे आएगा तो 1.6 into 10 to power -19 कूलम्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 to the पावर, हमारा आएगा 10 to the पावर -19 ऊपर चला जाएगा, +19 हो जाएगा,
प्लस 19 से 3 माइनस कर देंगे तो लगभग हमारे ये आंसर आ रहा है, हाँ, 10⁻16 न्यूटन्स पर कूलम्स के टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.125। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो अगला न्यूमेरिकल हमारा ये कह रहा है कि अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम्स carrying a charge of 2 into 10 to power minus 8 coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी कि हॉरिजॉन्टली एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर बनी हुई है यूनिफॉर्मली, यानी कि चेंज नहीं हो रही है, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ मिल रही, उतनी यहाँ मिलेगी, हॉरिजॉन्टली पूरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 2 into 10 to power 4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी इसकी एक यूनिट होती है। तो हमें निकालना है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, यानी कि थ्रेड में जो टेंशन आ रहा है वो निकालना है। टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले जूम क्लासेस में। ठीक है, और आपको एंगल निकालना है जो कि वर्टिकली बन रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ जो एक एंगल बन रहा है थ्रेड का। ठीक है, ठीक है, हम निकालते हैं। आइए, पहली बात तो हम क्वेश्चन समझ में आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है, और उसके बाद एक पेंडुलम सिंबल बनाते हैं। ठीक है, और फोर्सेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्सेस को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, देखो, पहली चीज, अगर कोई भी एक स्ट्रिंग है इस तरह से स्ट्रेच्ड है और आगे की तरफ गई या फिर सिंपल खड़ी भी होती है, तो उस पर एक रिवर्स डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लगता है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे टी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, नाउ अब बेटा यहाँ पे टी से डिनोट कर रहे हैं उसको, यहाँ पे इधर की तरफ टेंशन लग रहा है। ठीक है, टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसका वेक्टर रिजॉल्व करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, चलो एक और चीज की बात करते हैं। ठीक है, इसको तो हम बाद में निकालेंगे, पहले एक और फोर्स एक्ट करें, क्योंकि इस पे मास है तो नीचे की तरफ क्या mg एक्ट करेगा, एक फोर्स mg एक्ट करेगा। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जा रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इधर की डायरेक्शन में एक Q इंटू E एक फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे E क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमें वैल्यू यहाँ पता है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी हमें पता है ये। ठीक है, अब टेंशन को हम रिजॉल्व करते हैं, वेक्टर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट इधर को आएगा, एक कंपोनेंट इधर को आएगा। ठीक है, कह रहा है वर्टिकल से कोई एंगल थीटा बन रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एंगल बन रहा है, उसको थीटा दे देते हैं। ठीक है, हमने एक एंगल थीटा ले लिया जूम करके। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यू निकालनी टेंशन की, और हमें एंगल निकालना है। ठीक है, पहला प्रूफ हमारा क्या होगा, हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से, जो भी एंगल से सटा हुआ, जो भी एंगल से सटा हुआ कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है cos थीटा कंपोनेंट। ठीक है, वो हमारा cos कंपोनेंट होता है, उसको ऐसे लिखते हैं t cos थीटा, टेंशन लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय cos और ये वाला एंगल। ठीक है, और जो ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ठीक है, ये हमारा होता है t लिखते हैं और फिर sin थीटा। ठीक है, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, जब भी टेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो दो इक्वेशन बनती है। तो आइए बनाते हैं हम दो इक्वेशन, कौन किसको बैलेंस कर रहा है साफ साफ देखिए। आइए इक्वेशन लिख लेते हैं, t sin थीटा इज इक्वल टू q इंटू e, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को लिख लेते हैं, t cos थीटा इज इक्वल टू, हमारा हो गया mg, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, t sin थीटा t cos थीटा, तो t आपस में कैंसिल हो जाए, ऐसा इक्वेशन बनाते हैं, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा t sin थीटा अपॉन t
cos theta is equal to q into e upon m into g। ये g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m मास है, q आपका चार्ज है, e इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। t से हमारा t कैंसिल आउट हो गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। ठीक है, वैल्यूज रख देते हैं सर। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड क्या है? क्यों क्या है? चार्ज 2 into 10 to the minus 8 कूलम ठीक है, लिखिए 2 into 10 to the minus 8 कूलम मल्टीप्लाई करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आपका मैग्नीट्यूड दिया होगा 2 into 10 to the power 4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 2 into 10 to the power 4 वोल्ट पर मीटर अपॉन क्या बच रहा है? मास बच रहा है, 80 मिलीग्राम दिया है मास। तो 80 मिलीग्राम का मतलब हो गया 80 मिलीग्राम का मतलब हो गया आपका 80 into 10 to power -3 ग्राम्स और -6 किलोग्राम। किलोग्राम में क्योंकि m की s यूनिट में हमें लिखना है, तो -6 किलोग्राम होगा। मल्टीप्लाई बाय क्या बच रहा है आपका? g बच रहा है। ठीक है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड। इतनी वैल्यू हम लिख देते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमारी ये वैल्यू आएगी tan थीटा इज इक्वल टू ये आएगा 0.51। इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.51। ठीक है, तो 0.51। अब हमें थीटा तो यहाँ से पता चला है, थीटा कैसे निकालेंगे? देखो थीटा निकालने का तरीका है, थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 0.51 आ गया, तो थीटा विल बी इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में 0.51। देखो अभी तक माइनस को एलएचएस में रहता था, आरएचएस में ले आते थे प्लस हो जाता था। एलएचएस में आपका मल्टीप्लाई रहता था, आरएचएस में ले आते थे तो हमारा डिवाइड हो जाता था। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, tan थीटा इज इक्वल टू ये था, हम थीटा को यहाँ छोड़ के tan को उधर लेंगे तो tan इनवर्स ये ब्रैकेट में 0.51। तो मैथ्स के जो स्टूडेंट होंगे उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो अभी तक पढ़ चुके होंगे, क्योंकि मैंने उनका देखा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पढ़ चुके होंगे, या तो आपके क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी होगी, नहीं दी होगी तो इसको सिंपल एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे, आपका आंसर ये सही होगा। तो यहाँ से हमारा थीटा निकल आया। ठीक है, अब हमें निकालना है टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए कुछ नहीं, टेंशन नहीं है ना अपने को। टेंशन निकालने के लिए टेंशन ऐसे निकलेगा कि टी एक कोई दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठा लो और उसमें थीटा की वैल्यू आपको पता ही चल रही है, वैल्यू पुट कर देना और थ्री की वैल्यू निकाल देंगे और लिखना टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू इनटू ई की वैल्यू। तो पहले इक्वेशन को हमने उठाया, तो क्यू इनटू ई की वैल्यू आ रही है हमारी 2 into 10 to the power -8 कूलम इनटू 2 into 10 to the power 4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब E इज इक्वल टू हो जाएगा 2 into 10 to the power -8 कूलम into 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ये आपका साइन थीटा आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी होती, ठीक है, कि tan इनवर्स 0.51 की वैल्यू कुछ है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जो दी हुई है आपकी वो 27 डिग्री दी हुई, ठीक है, 27 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा की जगह आपका ये थीटा की वैल्यू 27 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा की जगह हम 27 लिख देंगे। तो t इज इक्वल टू सारी वैल्यू और 2 into आपका 10 to the power -8 into 2 into 10 to the power -4 अपॉन साइन 27 वैल्यूज को पुट करेंगे, टेंशन की हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। हमें निकालना क्या था, हमें टेंशन निकालना था, हमें एंगल निकालना था वर्टिकल से जो बन रहा था। देखो वर्टिकल से क्या एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, थीटा हमने निकाल लिया, और हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी थी, हमने टेंशन में निकाल दिया, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा दो रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारे। ठीक है, तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर एक बार देखिए। इसमें क्या आपका कवर हो रहा है, एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ आपका मैकेनिक्स वाला पोर्शन पूरा रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, एक एक करके हम एक एक चीज बताते जाएंगे आपको, जैसे कि टेंशन के बारे में आपने जाना,
कि टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो इक्वेशन बनती है, पहले टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखते हैं, उसको बैलेंस करके हम इक्वेशन बनाते हैं, टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फर्दर सॉल्व करते चले जाते हैं, तो हमें वैल्यूज मिलती चली जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं 11 की रिवाइज हो जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगता है। तो आइए देखते हैं उसका हम एक तरह से फॉर्मूला निकालने वाले हैं, पॉइंट चार्ज के थ्रू जो लगेगा तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, आप लोग को पता है ना कि F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। तो कोई बात तो क्लियर ही है, ठीक है, Q नॉट इंटू ई। ओके, अब यहाँ पे जो हम फोर्स लगाएंगे और लगाते हैं, ठीक है, दोनों में जैसे अभी तक पढ़ते आए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू चार्जेस, सिंपल लगाते हैं। आइए, तो F विल बी इक्वल टू, F क्या होगा हमारा, F होगा हमारा मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हमारा एक तो बड़ा वाला क्यूब और छोटा वाला क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें पता है। ठीक है, अब हमें ये पता है F इज इक्वल टू क्यू ई। अच्छा ठीक है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, आओ करते हैं। तो अब हम जैसे ही इसको इक्वेट करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसको 2 मान लो, ठीक है, और इक्वेशन को क्या करा हमने, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा हमें, आइए देखते हैं क्या मिलेगा। हमें मिलेगा Q नॉट इंटू ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये हमें मिलेगा। फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ई बचा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आर क्या है, टेस्ट चार्ज से लेके सोर्स चार्ज तक के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम फोर्स के लिए लिखते थे वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे इसके वेक्टर फॉर्म के लिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि जैसे जैसे वीडियो चल रहा है वैसे वैसे नोट करते चलो। तो स्क्रीनशॉट ले लेकर करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट ही बना रह जाएगा, कॉपी पे नहीं उतरेगा। तो इसलिए इसको कॉपी पेन लेके अच्छे से उतारते चलो, जो भी टॉपिक वैसे रिवाइज चल रहा है। ओके, तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। अभी हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो देखा। अब हम ढेर सारे जब इस तरह के सिस्टम ऑफ चार्जेस आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आइए वो देखते हैं। जैसा कि हमने फोर्स के लिए पढ़ा था, सिमिलरली वैसे ही है, वही चीज हमें समझना है। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q2, ठीक है। पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें तो R1 इसका पोजीशन है, R2 वेक्टर इसका पोजीशन है, Q1 का R1 है पोजीशन वेक्टर और Q2 का R2 है। और पॉइंट P जहाँ पे हमें निकालना है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ के लिए पॉइंट आपका R है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर हम फोर्स पहले निकाल देते हैं, चलो R1 से P जा रहा है, यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ की अगर हम बात करें तो R1 से P हो गया इसका नाम, और यहाँ से यहाँ की बात करें तो इसका R2 से P जा रहा है, ठीक है। Q2 से P जा रहा है तो R2P इसका नाम वेक्टर रख दिया, ठीक है। अब पहली चीज, इस चार्ज की वजह से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको एक रिपल्शन महसूस होगा, ठीक है। तो इधर को जाएगा डायरेक्शन, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर को होगी। अच्छा, दूसरे चार्ज की वजह से इसको कैसा रिपल्शन फील होगा, उस डायरेक्शन में रिपल्शन फील होगा, क्योंकि स्ट्रेट हम अगर लाइन देखें तो इस डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक रिपल्शन फील होगा। तो E2 की डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 की डायरेक्शन उधर हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 की इधर हो जाएगी। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे बीच में आया, ठीक है। अब हम वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे F1 से। F1 यहाँ पे क्या कह रहे हैं,
लेट हमने एज्यूम किया है लेट फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, क्योंकि फोर्स जो भी Q नॉट पे लग रहा है ड्यू टू Q1 दैट विल बी इक्वल टू F1। तो हमने एज्यूम किया तो F1 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले के टर्म्स में, तो क्या लिखेंगे 1/4π0 Q1 into Q नॉट अपॉन R1p का स्क्वायर और R1p कैप यानी कि R1p की डायरेक्शन। देखो हम सेम डायरेक्शन वाला पकड़ते हैं ना, तो रिपल्शन देखो इसकी डायरेक्शन उधर जाएगी, R1p की डायरेक्शन भी इधर, तो सेम डायरेक्शन वाला जैसे फोर्स के लिए करते थे हम वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, सेम डायरेक्शन वाला पकड़ के यहाँ पे लिख दिया इसको इस तरह से, ठीक है। अब हम एक और इक्वेशन लिखते हैं। हमें पता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो E1 अगर हम चार्ज 1 के लिए करेंगे तो इज इक्वल टू F1 अपॉन Q नॉट हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर देते हैं। E1 की F1 की हमने F वेक्टर को ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो 1/4π0 Q1 into Q नॉट अपॉन ये तो सेम ही रहेगा, अपॉन में Q नॉट आ रहा है। अब क्या वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है एक्चुअली, ये Q नॉट इससे चला कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा ये हमारे पास। तो E1 हो जाएगा हमारा वेक्टर इज इक्वल टू 1/4π0 Q1 अपॉन R1p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R1p कैप। ये कैप क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 आ जाएगा 1/4π0, यहाँ पे Q2 आ जाएगा अपॉन R2p का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R2p कैप। इसी तरह से हम E3 भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन, और एंड में जो रिजल्ट आएगा वो सबका वेक्टर सम हम लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन बेसिकली फॉर अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर होंगे तो हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एडिशन भी वेक्टर फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। Okay, so now electric field at point P due to system of n charges, अगर n number of charges होंगे तो electric field एक किसी point पे उन सारे n charges की वजह से होगा क्या, सारे का वेक्टर सम कर देंगे। हमने अलग अलग ऑलरेडी पिछले उसमें निकाला था, तो हमने सारे का सम कर दिया, और जो एक जनरलाइज्ड फॉर्म इसका आया वो आया कि वेक्टर इज इक्वल टू 1/4π0 समेशन हमने लगाया, i की वैल्यू 1 से लेके n से स्टार्ट करी, qi यानी कि 1 के लिए 1 2 3 4 एंड n तक, इसी तरह RIP का स्क्वायर और यहाँ पे RIP कैप यानी कि R1p कैप R2p कैप एंड सो ऑन RNP कैप तक जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वेक्टर उसमें वेक्टर फॉर्म है उसके लिए जो हमने फोर्स के लिए पढ़ा था, तो वहां पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा था, यहाँ पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा सोचने वाला है, ठीक है। ये फिगर हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो 3 पॉइंट है, पॉइंट ए है, बी है, सी है, हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें गिवन है कि Q1 और Q2 दो कोई चार्ज है जो कि यहाँ पे रखे, ये Q1 रखा है पॉजिटिव 10⁻⁸ कूलम और Q2 वहां पे रखा है नेगेटिव 10⁻⁸ कूलम, और दोनों की डिस्टेंस है 0.1 मीटर, ठीक है। और यहाँ बता दें कि जो पॉइंट ए है ये दोनों का मिड पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे यहाँ से लेके ए तक की डिस्टेंस 0.05 मीटर दी है और यहाँ से लेके वहां तक की डिस्टेंस 0.05 मीटर दी है, यानी कि ये एक तरह का इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का कुछ बन रहा है। यहाँ पे एंगल भी दे दिया है हमें 60, ठीक है। तो हमें अलग अलग इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस, ठीक है। अब हम पॉइंट ए को लेके चलते हैं पहले, ठीक है। एट पॉइंट ए हम ए के लिए पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए पे हमें सॉल्व करना है, तो ए पे एक यूनिट टेस्ट चार्ज हम रख दिया हमने, एज्यूम कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखना है Q1 की वजह से इस पे क्या फील्ड आ रहा है और Q2 की वजह से इस पे क्या फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये वेक्टर है
ठीक है, वेक्टर की तरह सॉल्व करेंगे। और जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि अगर बिल्कुल एक ही प्लेन पे, एक ही लाइन पे सेम डायरेक्शन में है, तो अगर वेक्टर ऐड हो जाता है, ठीक है, e1 प्लस e2 जो भी होगा, और अगर सेम लाइन पे वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि माइनस हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। Q1 की वजह से इसको, Q1 की वजह से जो इसको E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू Q1 था, उसको हम E1 ले रहे हैं। तो E1 किधर की ओर डायरेक्टेड होगा, उधर की ओर, क्योंकि ये इसको रिपल्सिव फोर्स देगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो उसको धकेल देगा उधर की तरफ, तो इधर आएगा डायरेक्शन इसका। ठीक है, तो ये तो हमें एक डायरेक्शन पता चल गई। ठीक, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, Q2 की वजह से इस पे क्या फील होगा। अच्छा, Q2 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फिर से यानी कि E2 की डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही होगी। अच्छा, टोटल ऑफ ओवरऑल जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा E1 प्लस E2, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, क्योंकि सेम लाइन पे है तो हम उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा कि E1 हमारा होगा, E1 होगा 1/4π7 को डायरेक्ट 9 इंटू 10⁻9 लिखते हैं, इंटू Q1 हमारा है 10⁻⁻8 कूलम अपॉन R का स्क्वायर। तो R क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस 0.05 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा E1 की मैग्नीट्यूड हो गया, E2 के मैग्नीट्यूड के हम बात करें तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब की मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, तो 10⁻⁻8 कूलम अपॉन 0.05 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लगभग, हम दोनों को ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, E1 प्लस E2, हाँ डायरेक्शन किधर जाएगी, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन टुवर्ड्स किधर जाएगी, टुवर्ड्स जहाँ पे आपका -10⁻�8 कूलम रखा हुआ है उधर की तरफ डायरेक्शन जाएगी। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 कूलम अपॉन 0.05 मीटर का होल स्क्वायर। ये हमारा ओवरऑल जो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट है। ठीक है, अब इसी तरह हम पॉइंट बी पे बात करते हैं। पॉइंट बी पे क्या बात आएगी, ठीक है, तो पॉइंट बी पे क्या बात आएगी, पॉइंट बी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहले Q1 की वजह से क्या होगा, एक रिपल्शन फोर्स आएगा यहाँ पे, अगर हम पॉजिटिव Q0 चार्जिंग बैठा रहे हैं, एक इधर को आएगा। ठीक है, यहाँ पे E1 डायरेक्शन इधर को जाएगी। अच्छा, अब वहाँ पे 10⁻⁻8 कूलम रखा है, यानी नेगेटिव अपोजिट रखा है, तो अब यहाँ पे जो पॉजिटिव डिस्चार्ज रखा है वो उसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, तो इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन हमारी आ गई E2। तो अब हमारा जो वेक्टर रेजोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि सेम लाइन पे है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, E1 माइनस E2 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, अगेन हम निकालेंगे। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जा रही है, E1 की वैल्यू आ रही है 36 इंटू 10⁻3 मीटर पर कूलम, और E2 की वैल्यू आ रही है हमारी 4 इंटू 10⁻3 मीटर पर कूलम। दोनों को हमने E1 से E2 को माइनस कर दिया, तो आ गया हमारा 32 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी का। ओके, अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव उतना चार्ज रखा हुआ है, सेम उसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड उसका वहाँ रखा है, अपोजिट मैग्नीट्यूड का। तो अगर हम इसकी बात करें, ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। अच्छा, वो अट्रैक्ट तो करेगा बट बड़ी दूर से कर रहा है, ठीक है, तो ये क्योंकि पास है तो ज्यादा अच्छे से रिपेल करेगा, तो इसलिए डायरेक्शन जो ओवरऑल आएगी बी की, वो किधर आएगी, इधर की तरफ, यानी कि डायरेक्शन आपकी इधर आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी डायरेक्शन इधर है आपकी, और ए की किधर आ रही थी, राइट की तरफ आ रही थी। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, यानी कि बी के तरफ। अगर हम डी की पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट होगी।
ठीक है, अब हम बात करते हैं सी की। तो पॉइंट सी की हम बात करेंगे। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जा रही है, E1 की वैल्यू आ रही है 36 × 10⁻³ मीटर पर कूलम और E2 की वैल्यू आ रही है हमारी 4 × 10⁻³ मीटर पर कूलम। दोनों को हमने E1 से E2 को माइनस कर दिया, तो आ गया हमारा 32 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी का। ओके, अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव उतना चार्ज रखा हुआ है, सेम उसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड उसका वहां रखा है, अपोजिट मैग्नीट्यूड का। तो अगर हम इसकी बात करें, ये इसको रिपेल करेगा इधर उधर, अच्छा वो अट्रैक्ट तो करेगा बट बड़ी दूर से कर रहा है, ठीक है। तो ये क्योंकि पास है तो ज्यादा अच्छे से रिपेल करेगा, तो इसलिए डायरेक्शन जो ओवरऑल आएगी बी की वो किधर आएगी, इधर की तरफ, यानी कि डायरेक्शन आपकी इधर आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी डायरेक्शन इधर है आपकी, और ए की किधर आ रही थी, राइट की तरफ आ रही थी, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, यानी कि बी की तरफ। अगर हम डी की पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी की। तो पॉइंट सी की हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो सी पॉइंट पे कैसे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखो Q1 की वजह से यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव Q0 रख देंगे, कैसा रिपल्शन फोर्स आएगा, इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा कोई, ठीक है। तो E1 वुड भी है, यहाँ पे E1 चला जाएगा। अच्छा E2 Q2 की वजह से जो यहाँ पे लगेगा, ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो एकदम सीधी लाइन इसको यहाँ की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि डायरेक्टली इसकी होगी E2, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कहीं ऐसे बीच में नहीं जाएगा, रिजल्टेंट जो आएगा इसका, ठीक है, E1 + E2 होगा इसका रिजल्टेंट। अब यहाँ पे वेक्टर सेम लाइन में नहीं है, तो हम किसको फॉलो करेंगे, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन वाला हम वो मेथड को आजमाएंगे टू रिजॉल्व द वेक्टर हेयर। तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है। मैग्नीट्यूड की बात करें एट पॉइंट सी, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो आ जाएगा हमारा वही 9 × 10⁻⁻, इंटू हमारा डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर, ठीक है। चार्ज हमारे है प्लस -8 कूलम अपॉन 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा E1 निकला है यहाँ से। E2 की हम बात करें, E2 की यही देखा 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.1 मीटर का स्क्वायर, ये हमारा E2 निकला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वेक्टर एडिशन की। तो ओवरऑल क्या आएगा, डायरेक्शन तो इधर की तरफ हमें पता चल जाएगा कि राइट की तरफ जाएगा, बट इसको हम पैरेललोग्राम वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, सिंस इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो ये ऐसे ऐड होगा √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब यहाँ पे एंगल हम कहाँ से निकालेंगे, कैसे पता चलेगा, दोनों के बीच के वेक्टर का एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से पता चलेगा। देखिए ये एंगल 60 है, तो ये एंगल पूरा कितना होगा 120 डिग्री। कैसे पता चला हमें, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, लाइन बाइसेक्ट क्या मतलब ऐसे इस पे पड़ रही है, ठीक है। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री टोटल सम होना चाहिए। तो 180 - 60 करेंगे कितना आएगा 120 आएगा। तो पता चल गया दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो बस cos थीटा के जगह cos 120 डिग्री हम यहाँ पे cos 120 डिग्री, बस कुछ नहीं करना है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है।
तो हम मैग्नीट्यूड को जब रखेंगे यहाँ पे तो ये हमारा कुछ वैल्यू फिर से आएगा। ये आएगा हमारा cos 120 यानी कि आपका, चलिए यहाँ से देखते हैं cos 120 की वैल्यू क्या होगी। cos की वैल्यू आपको पता है, cos थीटा 0 डिग्री में कितना होता है 1। cos थीटा आपका अगर हम उसकी बात करें 90 डिग्री पे बात करते हैं तो होता है 0, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा cos 120 डिग्री जो आता है, cos 120 डिग्री ये आता है 1/2 और आएगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव 1/2 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि आप जब भी पढ़ोगे ना, ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ज्योमेट्री का ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे tan होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे cos होता है। तो क्योंकि ये cos है और 120 डिग्री तो ये यहाँ तक 90 आता है, 120 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और 120 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो नेगेटिव 1/2 इसकी वैल्यू होगी यहाँ, ठीक है। तो बस क्या आ जाएगा, e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू e1 इंटू e2, क्योंकि e1 इंटू बराबर है तो हम इसको e का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, e का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको भी ले लो e, इसको भी ले लो e, ठीक है। इंटू ये हो जाएगा -1/2 और 10 आता है 2 से 2 कर दिया, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2e का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस बचा -e का स्क्वायर, तो क्या आ गया इसमें e का स्क्वायर, ठीक है। e का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, सिंपल e आ जाएगा और डायरेक्शन किधर है इसकी, डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट है। आ गया हमारा e क्या है हमारा, ये मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, बस सिंपल सॉल्व हो गया। तो हमने तीनों पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया। तो राइट इट डाउन।